अपने सूक्ष्म उद्योगों के बारे में जो बड़े निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी। हमारे देश के जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो 48% एक्सपोर्ट हमारे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। हमारे देश में अभी तक 6 करोड़ एमएसएमई है और इसके आधार पर आज मोटे तौर पर जो आंकड़ेवारी उपलब्ध है उससे 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स एमएसएमई ने दी है। इस एमएसएमई की कोई मूलभूत समस्या भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बहुत ऐतिहासिक बदल करेंगे। आपको पता होगा कि 2006 में एक एक्ट पास करके एमएसएमई की व्याख्या की गई थी और वो व्याख्या जो थी वो उसके बाद घोषणा और उसमें आज का बदल, 3 बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एग्जिस्टिंग यानी सबसे पहले पुराना जो बात थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलग किए गए थे और उसमें माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी टर्म लोन जो होता है जिसमें इक्विपमेंट एंड फिक्स मशीनरी जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट वो माइक्रो में 25 लाख थी और टर्नओवर जो था वो 10 लाख का था। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ, 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। बाद में आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है। फिर दूसरा सेक्टर था स्मॉल सेक्टर। हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है उसको दोनों को एक कर दिया है, ये अब अलग अलग नहीं रहे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी वो 10 करोड़ की हुई है और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी और टर्नओवर 5 करोड़ का था। जो घोषणा हुई 13 मई को जो पैकेज हुआ था उसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी 20 करोड़ की और टर्नओवर हुआ था 100 करोड़ का। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ क्योंकि हमने अलग अलग एसोसिएशन से जब इंटरैक्शन किया और अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन से इंटरैक्शन करने के बाद सबने हमें ये कहा कि ये जो टर्न लिमिट है ये बढ़ानी चाहिए और जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वो टर्नओवर इससे निकाल देना चाहिए। तो आज हमने उनकी बात भारत सरकार ने स्वीकार की और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई और जो टर्नओवर था जो 100 करोड़ हुआ था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है और इससे निश्चित रूप से हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी और एमएसएमई के करके जो एडवांटेज है वो सभी प्रायोरिटी के रूप में हमारे इंडस्ट्री को मिलेंगे और इससे नए रोजगार भी निर्माण होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में इनका सहभाग भी अच्छा होगा। दूसरे 2 महत्वपूर्ण निर्णय जिसके बारे में आज फिर से डिटेल में उसका भी प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया। रिजर्व बैंक ने एक यूके सिन्हा कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने 2 रिकमेंडेशंस उनके भी उस समय थे। आज उसके ऊपर आज हमारे मीटिंग में फाइनल उसका निर्णय हुआ है। 2 थे, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई। ये डिस्ट्रेस एसेट फंड जो है, आपको पता है कि एमएसएमई इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रही है
और आपको ये याद होगा कि मैंने मार्च में पार्लियामेंट में शायद 12 या 13 मार्च के दरमियान एक जवाब दिया था। तब हमारे बैंकिंग सेक्टर ने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था और ये मुदत 31 मार्च में थी। बाद में आदरणीय वित्त मंत्री जी की अनुमति से ये मुदत हमने 31 दिसंबर तक की है और इसमें करीब 25 लाख एमएसएमई जो अड़चन में है उनका रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत ही आधार पर जो कमजोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपी अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा, उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है ये 4000 करोड़ का है, जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है, तो पहले भारत सरकार, हमारा विभाग अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यानी 1500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी लेता है। तो ये जो 4000 करोड़ रुपए है, ये जो फंड मंजूर हुआ है, इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर ये स्ट्रेस एसेट है, एनपीए में आए हैं, रिस्क है थोड़ी, तो 5 गुना करके ये होगा 20,000 करोड़ का। और ये 20,000 करोड़ का फंड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिस एमएसएमई की ऋण जो है, इसको उनको हर जो अड़चन में आई है, प्रेजेंटली जो हमारे एनपीए के नॉर्म्स है, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी में ये बैठते नहीं। तो उस यूनिट को प्रोप्राइटर के गारंटी पर हम मैक्सिमम 75 लाख और कुल निवेश के यानी जितना उसने लिया उससे 15%, जो ज्यादा होगा उतने पैसे उसको देंगे और ये पैसे भारत सरकार की ओर से इस फंड से जाएंगे। ये ऐड होने के बाद जो एनपीए के नॉर्म्स में जो अकाउंट नहीं बैठ रहा था उसका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और बंद हुई एमएसएमई चालू हो जाएगी। तो करीब इसका 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फिर से शुरू करने में, जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है, उनको इसका फायदा होगा। और ये फंड की आज मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है और ये 20,000 करोड़ ये फंड का उपयोग होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट निर्णय ऐसा हुआ है कि विशेष रूप से आपको पता है कि हमारे बड़े इंडस्ट्री जो होती है, जो आप 3 बातों में वर्ल्ड में इकोनॉमी में चर्चा होती है, इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी। और ये जो बड़े इंडस्ट्री है, इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं, खरीदते हैं, ये आपको पता है। एमएसएमई को ये सहूलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। और जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, आपको याद होगा कि बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में मैंने 20 एमएसएमई को कैपिटल मार्केट के लिए उसका लॉन्चिंग किया था। तो अब कुछ एमएसएमई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, उन्हें बैंक के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उनको पहले ही उनके फंड के लिए हम उसमें हमारी इक्विटी खरीदी करेंगे। वो मैक्सिमम 15% है, जो भी है उसकी फंड उसमें हम खरीद सकते हैं और ये इक्विटी के कारण उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर वो जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो उनका जो 10 रुपए का शेयर है उसमें हमने खरीद लिया, तो उस ताकत में देगी उसको। और उसके बाद में उसका शेयर कभी 25 का होगा, कभी 30 का होगा, कभी 40 का होगा। और शेयर मार्केट आपको पता है, तो जैसे वो शेयर अगर 30-40 का होगा तो हम अपने शेयर बेच देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और दूसरे को पैसे देंगे। तो इस प्रकार से जो अच्छे यूनिट्स हैं, जिनका बैलेंस शीट अच्छी है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जिनका रेटिंग अच्छा है और जिनका जीएसटी रिकॉर्ड, टर्नओवर रिकॉर्ड बैंक का अच्छा है, ऐसे लोगों को हम कैटेगरिया करके इस प्रकार का मार्केट में जिनका लिस्टिंग हो सकता है, ऐसे एमएसएमई को हम पूरा ताकत देंगे और इसके कारण ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ये यूनिट भी स्ट्रांग बनेगी। तो ये 2 फंड है, क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई, जिसका आज 50,000 करोड़ की शुरुआत होगी और ये रिवॉल्विंग फंड होते होते मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोचता हूँ 3-4 साल में ये 2 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो ये एक को दिया, एक से निकाला, दूसरे को दिया, दूसरे से तीसरे को दिया, धीरे धीरे हमारी एमएसएमई ये शेयर मार्केट की तरफ, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाएगी
और जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको बाहर से फिर जनता उसमें निवेश करेगी, और ये एक बहुत अच्छा गेटवे इसके कारण ओपन हुआ है। तो ये दोनों निर्णय फंड्स के बारे में, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा ये फंड ऑफ फंड, और उसके साथ एमएसएमई की डेफिनेशन बदलने का जो निर्णय हुआ है, ये अपने आप में आज तक के इतिहास में, ये 2006 में था, बहुत बार ये डेफिनेशन बदलने के प्रयास किए गए थे पर वो संभव नहीं हुए। इस बार पूरी तरह प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरा सपोर्ट किया, वित्त मंत्री जी ने किया, और मैं एमएसएमई मंत्री होने के नाते देश के तमाम उद्योजकों की ओर से, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रोजगार निर्माण करता है, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, और जो डिपार्टमेंट देश की वेल्थ में बैकबोन है, ऐसे डिपार्टमेंट में इन लोगों को स्ट्रांग करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में, इस संकट के समय में निश्चित रूप से उपयोगी होंगे और आएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन इस विभाग का मंत्री होने के नाते इन तीनों निर्णय के लिए करता हूं। बहुत धन्यवाद नितिन जी। रेडी पटरी वालों के लिए जो पहली दफा ऐसी स्कीम बनी है कि 10,000 रुपये उनको बहुत सहूलत से ऋण मिलेगा, उस योजना का नाम भी तय हुआ है। वो है पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये एक नाम दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम स्वनिधि बहुत लोकप्रिय होगा। जैसे दोनों ने बताया, किसानों के लिए और एमएसएमई के लिए बहुत अहम फैसले हुए हैं। अब उन्हीं मुद्दों पर आपको कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, क्योंकि बाकी सवालों के लिए हम आपके स्टूडियो में यानी वर्चुअली अभी आते हैं, तो आते हैं तब चर्चा कर ही सकते हैं। नंबर 18। गडकरी साहब, मेरा सवाल यह है कि जो एमएसएमई की परिभाषा 250 करोड़ रुपए की गई है और इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी जो स्कीम थी उसमें 100 करोड़ रुपए की बात की गई थी, तो क्या 250 करोड़ रुपए वालों को भी फायदा मिलेगा? और दूसरा सवाल यह है कि डिस्ट्रेस फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1 जुलाई से ये व्याख्या, क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर और मैंने जल्दी करने की कोशिश की थी, पर वो साधारणतः इसको पूरा ये करने के लिए 1 जुलाई से, आज ऑर्डिनेंस पर मैंने फाइल पर सही कर दी है, कल उसका और ये निकल जाएगा नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन। 1 जुलाई के बाद इस स्कीम का फायदा होगा। ये जो फंड के बारे में आपने बात की है, इसके बारे में स्वाभाविक रूप से ये जो हम इक्विटी के रूप में दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो भारत सरकार का फंड है, तो वो लगाने के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ, पर वो कम से कम लगाने की कोशिश करेंगे। वो जो उसके लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वही लगेगा। देखिए, वो जो 3 लाख करोड़ जो फंड हमने दिया है, वो जिनका 100 करोड़ तक टर्नओवर है और जिनको 25 करोड़ के टर्म लोन है, उन्हीं को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। ये 250 करोड़, और ये विदाउट कोलैटरल, ये आपको 20% लोन मिलेगा और उस पर जो उसके अकाउंट पर इंटरेस्ट होगा वही मिलेगा। 20% एडिशनल लोन मिलेगा। मतलब स्पष्ट है कि 250 करोड़ वाले इसमें नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। 114। 1 जुलाई के बाद आएंगे। जी मंत्री जी, एसएम आसिफ इधर आपके सामने। मेरा सवाल है, मैं सामने हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि एमएसएमई में एनपीए अकाउंट जो पूरे देश में फैला हुआ है, तो जो नई स्कीम है उसमें आपने कहा कि एनपीए अकाउंट को सरकार जो है उसका परसेंटेज कुछ देगी, उसको जरा डिटेल बता। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने मार्च में जवाब दिया था कि 6 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर हुई, फिर उसकी मुदत 31 मार्च थी, वो बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्ट्रेस एसेट है जो एनपीए हो गए हैं, इनके लिए हमने एक स्कीम बनाई कि भारत सरकार ने 4000 करोड़ दिए है। अब ये 4000 करोड़ जो हमको मिले हैं, हम एक सीजीटीएमएसी करके एक ट्रस्ट है, इंश्योरेंस ट्रस्ट है,
ये इसको हम 4,000 करोड़ जब डिपॉजिट करेंगे तो उससे 5 गुना यानी 20,000 करोड़ के फाइनेंस की गारंटी ये ट्रस्ट लेगा। ये 20,000 करोड़ बैंकों को उपलब्ध होंगे। फिर जो एमएसएमई जो है, जो एनपीए हो गई है, स्ट्रेस है और आज के रूटीन नॉर्म्स में नहीं बैठ रही है, फिर ये 20,000 करोड़ में से उसका जो प्रोपराइटर होगा उसके गारंटी पर हम उसको ये फंड में से इक्विटी देंगे। जैसे इक्विटी देंगे तो उसकी बैलेंस शीट बदल जाएगी और बैलेंस शीट बदल जाएगी तो जो एनपीए नॉर्म्स के कारण जो नहीं हो सकता वो काम हो जाएगा। तो उसके बाद 2 लाख एमएसएमई जो आज के कानून में रिस्ट्रक्चर नहीं हो सकती, वो 20,000 करोड़ का फंड यूज करने के कारण वो रिस्ट्रक्चर हो जाएगी और वो जो बंद पड़ी हुई एमएसएमई है, अड़चन में है, एकदम आखिरी इसमें है, उन लोगों को एक प्रकार से ऑक्सीजन मिलकर वो फिर से बाहर आएगी। ये उसका 13, ऋतुपर्णा सीएनबीसी से। ये जो 3 लाख करोड़ का इमरजेंसी फंड था आप लोग दे रहे हैं, क्या ये स्टार्टअप्स वगैरह को भी एप्लीकेबल होगा? और अगर है तो वैसा है तो क्या मैकेनिज्म कुछ डेवलप हुआ है? कितने स्टार्टअप्स ने ये सब्सक्राइब किया है? जो एमएसएमई रजिस्टर है और जिनका टर्म लोन 25 करोड़ का है और वर्किंग कैपिटल 100 करोड़ का है, इस व्याख्या में जो आते हैं उन लोगों के लिए 3 लाख करोड़ का फंड है और ये कोलैटरल फ्री है, यानी कोई गारंटी नहीं है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर ही भारत सरकार की ओर से 20% तक एडिशनल कैपिटल वर्किंग कैपिटल में या इसमें मिल सकता है। तो उसमें अगर वो स्टार्टअप रजिस्टर है तो सबको इसका फायदा मिलेगा जो इस नॉर्म में आते हैं। 241 आप। तो भट्ट सर, जैसा कि आपने कहा कि किसानों को जो सुविधा दी गई थी वो पहले 31 मई तक दी गई थी, अब उसे 31 अगस्त तक कर दिया गया था। तो क्या हम ऐसा मान के चले कि जो सरकार सोच रही थी कि पहले मई तक या जून तक कोरोना पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, अब उस डेट को 31 अगस्त तक कर दिया गया है? कोई लिंक नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है। ये कोई सवाल क्या है कि कोई भी सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति भविष्य वक्ता नहीं है। संकट की जब परिस्थिति रहती है तो स्वाभाविक रूप से ये कोशिश की जाती है कि इस घड़ी में असुविधा तो होगी ही, लेकिन असुविधा कम से कम हो और असुविधा को सुविधा में बदलना अगर सरकार के निर्णय के माध्यम से हो सकता है तो सरकार उस दिशा में निर्णय लेती है। पहले लगता था कि 31 मई तक आवाजाही शुरू हो जाएगी, किसान जमा कर देगा, लेकिन जब सब तरफ से फीडबैक आया कि अभी जमा करने में कठिनाई है और सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए 31 मई को बढ़ाकर 31 अगस्त किया। इसको इधर उधर जाके देखना मुझे लगता है उचित नहीं है। 104। सर, मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल ये है, किसानों के लिए आपने जो ऐलान किया है कर्ज पे ब्याज सस्ता करने का, तो जो किसान समय पे कर्ज चुकाते हैं उनको अतिरिक्त ब्याज में छूट देंगे। तो अब तक के रिकॉर्ड क्या कहता है, कितने किसान अतिरिक्त ब्याज में छूट के हकदार होंगे जो समय पर कर्ज चुकाते हैं? और इससे जुड़ा दूसरा सवाल है कि आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान सरकार ने एपीएमसी एक्ट की जगह नया कानून लाने का भी ऐलान किया था, वो कब तक हम इसको देख सकते हैं जमीन पे? कि ब्याज पर जो छूट की बात कही है, यह योजना पहले से जारी है और मैंने गत वर्ष का भी आंकड़ा आपके समक्ष रखा कि गत वर्ष ब्याज सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपए व्यय करने की स्थिति है। अगले बार जब ये परिस्थिति आएगी तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। सामान्यतः अगर हम देखेंगे तो केसीसी के माध्यम से अभी किसानों के पास 4 लाख करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण है और सरकार ने अभी जब पैकेज की घोषणा की थी और उससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को चित्रकूट में घोषित किया था, तब यह कहा था कि हम केसीसी 100% किसानों को देंगे और अभी लगभग 6 करोड़ 65 लाख से अधिक किसान हैं जिनको इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। 2.5-3 करोड़ किसान अभी ऐसे हैं जिनको इस स्कीम के अंतर्गत और कवर किया जाना है।
पिछले दिनों जब फरवरी में इस अभियान की घोषणा की थी तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय 15 एक दिन काम चला था, उसमें लगभग 75 लाख किसानों ने अपना एप्लीकेशन जमा किया था और उसमें लगभग 41 लाख किसानों की स्वीकृतियां भी बैंक ने कर दी थी और 22 लाख किसानों को ये पैसा दे भी दिया था। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया तो बीच में गतिविधि थम गई है, लेकिन अभी पैकेज में भी इसकी घोषणा की गई है। हम अभियान चला के कोशिश करेंगे कि जल्द ही ये 2.5-3 करोड़ जो किसान बचे हुए हैं इनको केसीसी के कवर के अंतर्गत लाया जाए और ये सब आ जाएंगे तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया और नीचे किसानों के पास पहुंचेगा। और वैसे भी अगर इस स्कीम के अंतर्गत देखें और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जो किसान ऋण लेते हैं, कुछ केसीसी के माध्यम से लेते हैं, कुछ सीधा भी बैंकों से अन्य स्कीम के माध्यम से और अपने प्रयोजनार्थक लेते हैं, तो ऐसा लगभग 9 करोड़ किसानों के पास 8 लाख करोड़ रुपया अभी बैंक के द्वारा दिया गया है और इस स्थिति को और आगे आने वाले कल में सरकार बढ़ाने वाली है। एपीएमसी के विषय में आपको मालूम है कि बहुत दिन से लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही है कि किसान जो एक तौर से बंधन में बंधा हुआ है अपने उत्पाद को बेचने के लिए, इसका खुलना और इसे आज़ाद करना जरूरी है। आमतौर पर पहले भी सरकारों ने प्रयत्न किए, लेकिन सरकार उस दिशा में आगे कुछ कर नहीं पाई और फिर नीति आयोग ने भी एक मॉडल एक्ट बनाया, उस एक्ट में भी राज्य सरकारों को भेजा गया, तो कुछ सरकारों ने उसको स्वीकार किया, किसी ने आंशिक रूप से स्वीकार किया। अभी बहुत सारी सरकारें हैं जो तेजी से उस पर काम कर रही हैं। 51 और पिछले दिनों आपने देखा उनकी स्थिति हुई और उस समय ऐसा लग रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर मंडियां चालू होंगी उपार्जन के लिए थोड़ा ये मामला टूटेगा, तो केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी सभी राज्यों को कि 3 महीने के लिए एपीएमसी एक्ट से हमें छूट देना चाहिए, जिससे कि किसान कोई भी कहीं भी अपना खरीद सके, बेच सके, तो सामाजिक दूरी भी बनी रहेगी और किसी प्रकार के खतरे का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। कई राज्यों ने उसको भी किया, लेकिन लगातार केंद्र सरकार इस बात का विचार करती रही है कि ये खुलाव कैसे हो। और कृषि का विषय वैसे राज्य का विषय है, लेकिन ट्रेड का विषय तो केंद्र का है और इसलिए आप आज भी अनुभव करेंगे कि सामान्य तौर पर ये बोतल बनाने वाला जो व्यक्ति है, इस बोतल को बनाएगा कहाँ, बेचेगा कहाँ और कितने पैसे में बेचेगा, इसका अधिकार उत्पादनकर्ता को है। लेकिन देश में किसान सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता होने के बाद भी उसको उत्पादन का अधिकार है, उत्पादकता बढ़ाने का अधिकार है, परिश्रम करने का अधिकार है, पसीना बहाने का अधिकार है और प्राकृतिक प्रकोप की मार खाने का भी अधिकार है। लेकिन वो अपना उत्पाद कहाँ बेचेगा और कितने दाम पर बेचेगा, इसका अधिकार किसान को नहीं था। और इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया कि हम ये अधिकार किसान को उपलब्ध कराएं। इसके लिए सेंट्रल एक्ट आने वाला है और उसकी कार्यवाही चल रही है। कुछ ही दिन में ये मूर्त रूप लेगा तो ध्यान में आएगा कि ये किसानों की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हुआ है। I think it has been clarified, Prabhu. It can, Prabhu, this cannot be announced here, whether it's legislation or ordinance or this thing. देखिए, दरअसल क्या है कि जब तक कोई भी विषय विभाग से मंत्रिपरिषद में न पहुंचे और मंत्रिपरिषद उस पर निर्णय न ले, तब तक कोई भी चीज एडवांस में व्यक्त करना तो ये उचित भी नहीं है। उसमें आप लोग कुछ डिस्कशन किया, क्योंकि लाइक महाराष्ट्र मिस्टर गडकरी ये तो बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें आप लोग आर यू रेडी सर फॉर दिस टू डिस्कस विद स्टेट? केंद्र सरकार जब इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो जितनी आवश्यकताएं औपचारिकताएं हैं उन सबको पूरा करके ही आगे बढ़ेगी। 51 Sir, Anand Patel from India Today.
चाइनीज इंकर्जन्स जो हुई हैं लद्दाख में, उसके बाद देश में नाराजगी है। I think we have restricted to cabinet decisions. This is an important issue. The calls have been given to boycott Chinese all goods. your other important issues, there may be very important issues, लेकिन उसका उत्तर आप हमें अलग से इंटरव्यू करिए, हम देंगे। Last question 14. 1-4. I think सर समीर दीक्षित जी बिजनेस से मेरा सवाल एमएसएमई सेक्टर को है। आपने क्या 11 करोड़ का लगभग रोजगार ये सेक्टर देता है। अभी इस पूरे कार्यकाल के दौरान आपको क्या है, क्या फीडबैक आपको है कि कितना असर जॉब्स को लेकर के है और वापस रीजनरेट करने में कितना समय लग सकता है, जॉब्स के मसले पर कितना झटका लगा है इस पूरे कोविड की वजह से? कोविड के संकट के कारण अब जो परिस्थिति है इसमें कोई ऑफिशियल स्तर का अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है, पर एक बात जरूर है कि कोविड के कारण कहीं ना कहीं उसके परिणाम हैं। एक बात आपको और ये मैं खुलासा कर दूं कि माइग्रेंट लेबर के कारण जैसे परसेप्शन होता है कि टीवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि 100% इस देश की इंडस्ट्री पूरी माइग्रेंट लेबर के भरोसे चल रही है, ऐसा एक साधारणतः इंप्रेशन होता है। वस्तुस्थिति ये है कि ऑन एन एवरेज 10 से 20% लोग कहीं ऐसे बाहर से आकर भी काम करते हैं, ये मैक्सिमम अप टू 20% है। दूसरा, इस 20% में से सभी 20% निकल गए अपने राज्यों में, ये भी स्थिति सच नहीं है। इसमें से कुछ प्रमाण के लोग गए हैं, कुछ रेलवे में अभी जो जानकारी मुझे मिली कि रेलवे जाने का तय हुआ पर लोग नहीं मिले क्योंकि लोग नहीं गए। ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने जिले से, अपने गांव से ये इस स्टेट में आए, वो रोजगार के लिए आए, मजबूरन आए, उनको रोजगार नहीं था इसलिए आए। अब ये इंडस्ट्री काफ़ी प्रमाण में शुरू होने की प्रक्रिया हो गई, कहीं 50%, कहीं 40% ऐसे लोग आना शुरू हुआ। और उसमें से जो कोरोना के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से मेंटेन करना चाहिए, फिर अपने हाथ सैनिटाइजर से धोना चाहिए, और कुछ जगह पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, जिसके नाम भी मेरे पास हैं, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल एरिया में रहने की और भोजन की भी व्यवस्था मजदूरों की है। और अभी मैं एक 8 दिन पहले रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो 5 लाख करोड़ का कारोबार करती है, उसने मुझे कहा कि वो लोग आना चाहते हैं। तो मैंने उनको सुझावा है कि जहाँ गए हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसकी परमिशन और वहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी करके, जहाँ आना चाहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके आप उनकी लाने की, अगर आते हैं तो लाने की व्यवस्था करिए और उसमें उसका उपयोग लीजिए। अब सरकार में, भारत सरकार ने, गृह विभाग ने, राज्य सरकार ने और उसके बाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसा लेकर सब प्रकार की बातों का क्लैरिफिकेशन दिया है और इंडस्ट्री अब शुरू भी हो रही है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू, कि भाई हम ये सीखें कि कोरोना वायरस के साथ हमारा आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। तो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में भी हमको वही उपाय करने पड़ेंगे और मैं ये देख रहा हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ और आत्मविश्वास निर्माण करने की आवश्यकता थी, वो कोशिश हम कर रहे हैं और बड़े प्रमाण पर लोग कुछ वापस आने की भी स्थिति में, रोजगार शुरू हो रहा है, इंडस्ट्री भी शुरू हो रही है और धीरे धीरे उन नियमों का पालन करके हम काफ़ी बातों को रेगुलराइज करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।